हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। अभी हम जो है द्वितीय वर्ष इतिहास का फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे और फर्स्ट पेपर में जो चैप्टर है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि पे हम बात करेंगे। लॉर्ड वेलेजली जब भारत आया था तो उसके समय से पहले जो भी अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति के अनुसरण किया था। तो उस नीति के कारण जो है भारत में कंपनी का प्रभाव क्षीण हो चुका था और उस समय भारत की प्रमुख शक्तियां अंग्रेजों का विरोध कर रही थी। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान, जिसने कर्नवालिस के समय अंग्रेजों से परास्त होकर श्रीरंगपट्टम की संधि की थी और अब श्रीरंगपट्टम की संधि का अपमान का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। हैदराबाद का निजाम भी अंग्रेजों से नाराज था क्योंकि मराठों के साथ हुए युद्ध में अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं की थी। इधर मराठे भी दक्षिण में अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में कंपनी के लिए ये जरूरी हो गया कि अब जो है अहस्तक्षेप की नीति को त्याग देना चाहिए और साम्राज्य विस्तार की नीति जो है उसका अनुसरण करना चाहिए। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स ने भी वेलेजली को यह आदेश दिया था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करें, क्योंकि अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम में ब्रिटेन ने काफ़ी अपनी जो प्रतिष्ठा थी उसको खोई थी। इसलिए वो भारत में साम्राज्य विस्तार करके उस प्रतिष्ठा को खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करना चाहता था। सहायक संधि प्रथा। अब जो है लॉर्ड वेलेजली भारत में कंपनी राज्य का विस्तार तथा कंपनी को भारत की एक सर्वोच्च शक्ति बनाने का दृढ़ संकल्प लेकर के वो भारत आया था और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो जी जान से छूट गया। विद्वान जो है वो उन्होंने बताया है कि वेलेजली की यह मौलिक नीति नहीं थी। वेलेजली ने मराठों की चौथ और सरदेशी मुखी प्रणाली को देखकर ही इस नीति का निर्माण किया था। कुछ विद्वान लोग बताते हैं कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो है वो इस नीति का जन्मदाता था, क्योंकि उसने भारतीय नरेशों से उपहार और भेंट इत्यादि लेकर के उन्हें सैनिक सहायता देने की प्रथा की शुरुआत की थी। अब जो है अल्फ्रेड लॉयल नामक एक इतिहासकार है, उन्होंने बताया है कि 1765 से 1801 ईस्वी के मध्य 4 चरण में सहायक संधि प्रथा का क्रमिक विकास हुआ था। ये 4 चरण जो है वो निम्न प्रकार से हैं। पहला, कंपनी अपने किसी मित्र भारतीय शासक को आवश्यकता होने पर सैनिक सहायता देती थी और इसके बदले में उससे एक निश्चित धनराशि प्राप्त करती थी। ऐसी संधियां 1765 में अवध के साथ और 1768 ईस्वी में निजाम के साथ, हैदराबाद के निजाम के साथ की गई थी। दूसरा है, कंपनी ने संधि करने वाले भारतीय शासक की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सेना अपने ही क्षेत्र में रखने का भरोसा दिया और बदले में उस भारतीय शासक को वार्षिक निश्चित धनराशि प्राप्त करती थी। किंतु कंपनी की सेना को
मित्र राज्य की सीमा में नहीं रखा जाता था, बल्कि कंपनी की राज्य सीमा में रखा जाता था। वारन हेस्टिंग्स ने 1773 ईस्वी में ऐसी ही संधि जो है अवध के नवाब के साथ की, और अवध के नवाब ने रोहिल्लों के विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का प्रयोग किया था। तीसरा है, कंपनी ने अपनी सेना को संधि करने वाले राज्य की सीमा में ही तैनात करना शुरू कर दिया था, जिस राज्य की सुरक्षा का दायित्व कंपनी अपने ऊपर लेती थी। जब वेलेजली 1798 ईस्वी में भारत आया तो उसने भारत आते ही इस प्रकार की संधि निजाम के साथ की थी, और निजाम से इस सेना का वार्षिक जो खर्च है वो वसूल करना तय किया था। अब कंपनी संधि करने वाले राज्य से अपनी सेना का खर्च निश्चित धन के स्थान पर राज्य का निश्चित आय का भूभाग स्थायी रूप से अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया था। इस प्रकार की संधि 1801 ईस्वी में अवध के नवाब से की गई थी, और उससे गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, बरेली और मुरादाबाद जैसे जिले प्राप्त किए थे। तो अब जो है सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेजली ने की थी वो एक ऐसी संधि थी जिसमें भारतीय राज्य जो है फंसते चले गए थे। प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद मिश्र जो है उन्होंने कहा है, उन्होंने जो सहायक संधि की तुलना मकड़ी के जाल से की है। जैसे जिस प्रकार मकड़ी के जाले में फंसने के बाद कोई भी कीट या पतंगा जो है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता, कितनी भी कोशिश करे नहीं निकल पाता। जाल में बैठी हुई जो मकड़ी होती है वो उसे अपना शिकार बना ही लेती है। उसी प्रकार कंपनी ने भी जब भी आवश्यक समझा भारतीय राज्य पर सहायक संधि को थोपते हुए फंदे को कसना शुरू किया था। तो जो है ये वो 4 चरण हमने बताए थे। अब जो है हम सहायक संधि की शर्तों को बताएंगे। वेलेजली ने जिन शासकों के साथ सहायक संधि की थी उन सभी की अधिकांश शर्तें जो है एक जैसी थी। सहायक संधि की जो प्रमुख शर्तें हैं वो इस तरह से है। पहली शर्त है, जो भारतीय शासक इस संधि को अगर स्वीकार करता है तो उसे अनिवार्य रूप से कंपनी का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ेगा, और उस राज्य के वैदेशिक मामलों में जो है कंपनी का ही नियंत्रण रहेगा। इस संधि को जो भी राज्य स्वीकार करता है कंपनी की अनुमति के बिना न तो किसी शासक से वो युद्ध कर सकता है, न ही किसी तरह का वो राजनीतिक समझौता कर सकता है। तो इस तरह से लॉर्ड वेलेजली ने ये संधि करके राज्य की जो बाहरी स्वतंत्रता थी उसे खो दिया था। बाहरी स्वतंत्रता थी उसे खोने का प्रयास किया था। दूसरा जो है, इस संधि को स्वीकार करने वाला राज्य अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी यूरोपियन को अपने यहाँ नौकरी में नहीं रख सकता था। वो अन्य जो यूरोपियन होते थे वो ज़्यादातर फ्रांसीसियों के बारे में ही कहा गया है, और न ही राज्य में रहने की अनुमति दे सकता था। इस शर्त का मुख्य उद्देश्य देशी राज्यों में फ्रांसीसियों का प्रभाव समाप्त करना था। तीसरा, इस संधि को स्वीकार करने वाले
राज्य को अपने राज्य में कंपनी की एक सेना रखनी पड़ती थी और उस सेना का जो सारा खर्चा जो है वो राज्य को देना पड़ता था। यदि कोई राज्य इस सहायक सेना के व्यय के लिए धन नहीं देता था तो उस धनराशि के बराबर आय का इतना ही भूभाग कंपनी को सौंपना पड़ता था। चौथा, इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी के एक राजनीतिक प्रतिनिधि को, जिसे रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था, अपने राज्य में रखने की स्वीकृति देनी पड़ती थी। और यह जो पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट जो था प्रायः राज्य की राजधानी में या राजधानी के पास कहीं जो है अच्छे भवन में निवास करता था और कंपनी अपने संबंधित राज्य के बीच कड़ी का काम कर कंपनी और संबंधित राज्य के बीच में जो है वो जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कड़ी का काम करता था। वो राज्य की शासन व्यवस्था का पूरा ध्यान रखता था और इस प्रकार राज्य की आंतरिक स्थिति का भी उसे पूरा नॉलेज होता था। पांचवा, इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी यह आश्वासन देती थी कि यदि उस राज्य पर कोई अन्य शक्ति आक्रमण करती है तो कंपनी उस राज्य की रक्षा करेगी और अगर आंतरिक कोई उस राज्य में कोई आंतरिक विद्रोह भी होता है तो भी कंपनी जो है समाप्त करने का प्रयास करेगी। छठा जो है, इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी को यह भरोसा देना पड़ता था कि उस राज्य के आंतरिक प्रशासन में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी को यह आश्वासन देती थी कि उस राज्य के आंतरिक प्रशासन में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। सातवां है, दोनों पक्ष घनिष्ठ मित्रता बनाए रखने का वायदा करते थे तथा एक पक्ष के मित्र या शत्रु दूसरे पक्ष के मित्र या शत्रु ये माने जाते थे और कंपनी और संबंधित राज्य के बीच यह संधि समानता के आधार पर होती थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आगे चलकर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसमें एक शर्त वार्षिक खिराज को जोड़ दिया था, अर्थात कंपनी उस राज्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करती थी और बदले में उस राज्य से खिराज या निश्चित कर वसूल करती थी। क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत आने के समय तक प्रत्येक भारतीय राज्य किसी न किसी शक्ति का प्रभुत्व स्वीकार करते हुए उस शक्ति को वार्षिक कर अदा करता था। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।